गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से जब आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, जिसको हम प्रैक्टिकल कहेंगे, वहां पर भी क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ जब आप बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, वहां पर भी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है कैश, दूसरा है फ्लो, तीसरा स्टेटमेंट। जब हम इन तीनों वर्डों को समझ लेंगे तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम जान पाएंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कैश। तो कैश क्या है? कैश बोलते हैं मनी, जो हमारे पास है, जिसको हम हिंदी में रोकड़ बोलते हैं। लेकिन इसमें हम मनी के साथ साथ, जो कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट भी शामिल करते हैं। तो उसमें क्या शामिल किया जाता है? जो हमारे पास कैश इक्विवेलेंट होता है। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? तो कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो जो कैश नहीं है, लेकिन जिनका हम यूज कैश के रूप में करते हैं। जो कैश नहीं है लेकिन हम उनका यूज कैश के रूप में करते हैं, उनको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो इसको सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, और एग्जांपल समझाने के बाद फिर मैं यहां पर आपको बताता हूं। जैसे हमने किसी की 100 रुपीज की पेमेंट करनी है, तो हम उसको 100 रुपीज कैश दे सकते हैं, पेमेंट होगी। जब हमारे पास 100 रुपीज उसको देने के लिए कैश के रूप में नहीं है, और अगर हमारा बैंक में जो है पैसा जमा है, तो हम उसको 100 रुपीज का क्या कर सकते हैं? चेक दे सकते हैं। तो चेक का हमने यूज किस रूप में किया? कैश के रूप में, उसको पेमेंट करने के लिए। इस तरह ही अब जैसे अगर हमने किसी की पेमेंट करनी है, तो अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी है, कोई प्रतिभूति है, अगर हमने वहां पर इन्वेस्ट किया है, तो उस प्रतिभूति को भी हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं उसको पेमेंट करने के लिए। तो जो हमारे पास चेक है, ये जो सिक्योरिटीज है, उसका हम यूज किस रूप में कर रहे हैं? कैश के रूप में। ठीक है, तो इसलिए होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या आ गया? इक्विवेलेंट में जो आपके पास बैंक बैलेंस वो भी आ गया, और मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज है वो भी आपके पास क्या होगी? शामिल हो गई। तो कैश थोड़ा ब्रॉडर सेंस है में लिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसका मीनिंग। तो कैश में हम कैश भी शामिल करेंगे, और कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको हम क्या करते हैं? इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है फ्लो। तो फ्लो होता है 2 टाइप्स का। एक होता है इन फ्लो, एक होता है आउट फ्लो। तो इन फ्लो का मतलब क्या होता है? पैसे का आना। सबसे पहले फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है प्रवाह। ठीक है, मतलब जैसे चलना, बहना, जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्लो। जैसे हमारे पास जो कैश है, कैश प्लस जो कैश इक्विवेलेंट है, वो 2020 में दिया हुआ है, और 2021 में दिया हुआ है रुपीस के रूप में। हमारे पास यहाँ पर दिया है 10,000, और यहाँ पर भी कितना दिया है? 10,000। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्लो नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है, वो रुका हुआ है। जितना हमारे पास शुरू में था उतना ही क्या हुआ लास्ट में। तो हम ना ये 10,000 बताएंगे ना ये बताएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो फ्लो का मतलब होता है बहना। अगर हमारे को 2020 में दिया था 10,000, और यहाँ पर दिया है 12,000 रुपीज। ठीक है, तो अब 10,000 था, 12,000 हुआ, इसका मतलब कितना हुआ? 2,000 का इनफ्लो हुआ, हमारे पास आया। ठीक है, तो हम जो है इसको बोलेंगे प्रवाह। ठीक है, हमारे पास आया, या तो आया या गया। रुका हुआ है तो उसको हम फ्लो नहीं बोलेंगे। और अगर हमारे पास सबसे पहले था 15,000, फिर हमारे पास रह गया 13,000 रुपीज, इसका मतलब जो 2,000 रुपीज है उसका क्या हो गया? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना, और इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना। तो जहां जहां पर भी हमारे को पैसा आ रहा है, जिन ट्रांजैक्शन से, उनको हम इस स्टेटमेंट में ऐड करते जाएंगे, और जहां जहां हमारा पैसा जाएगा उनको हम क्या करते जाएंगे? लेस करते जाएंगे। अब इसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आपका विवरण भी बोलते हैं। इसके साथ साथ स्टेटमेंट क्या, एक डॉक्यूमेंट भी होता है, जिस डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे? लिखेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो को।
ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुई? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट हुई जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा प्रलेख, एक ऐसी स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने जान लिया ये जो कैश है, तो कैश में क्या क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, और फ्लो, ठीक है, फ्लो में आ जाएगा इनफ्लो और आउटफ्लो, और जो स्टेटमेंट होता है डॉक्यूमेंट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर इनफ्लो और आउटफ्लो को बता रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम जानते हैं इसका मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement that provides information about cash inflow and outflow during the year। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कितना कैश जो है आ रहा है और कितना जा रहा है, उसके बारे में क्या करती है, ये बताती है। ठीक है, फिर आगे हम लिख सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है, कैसी प्लानिंग? फाइनेंशियल। तो इसका हम यूज कर सकते हैं अगर हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उसको भी हम जैसे जो है, मतलब इसके जरिए जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुई? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस अबाउट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो वर्ष के दौरान कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसके बारे में क्या करती है, स्टेटमेंट बताती है। एंड इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए, एक छोटी अवधि के लिए फाइनेंशियल वित्तीय प्लानिंग करनी है, वित्तीय नियोजन करना है, तो उसके लिए भी क्या है, ये हेल्पफुल है। तो हमने क्या जान लिया? ये जान लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। अब और भी हम जैसे इसकी बेसिक बातों को आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, ये बनती है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है रिवाइज्ड, उसके तहत मतलब जैसे जो है बनती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आती है? तो AS3 जो रिवाइज्ड है, जिसको चेंज किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसके तहत जो है ये बनती है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट बनती है, इस स्टेटमेंट को हम किस किस के सारे से मतलब जैसे जो है बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमारे को चाहिए इसको बनाने के लिए इनकम स्टेटमेंट, और दूसरे नंबर पे हमारे को चाहिए बैलेंस शीट। एक इनकम स्टेटमेंट चाहिए, एक बैलेंस शीट चाहिए, और उस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे कैसे बनेगी, इसके मेथड्स कितने हैं? तो इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। 2 मेथड से क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाता है। तो इसमें हम करते क्या हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कैश इक्विवेलेंट है, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जैसे जो है बताया कि जैसे हमारे पास अगर 10,000 का है और जो कैश है वो हो गया 12,000 रुपीज का, तो ये जो 2,000 जो है, ये जो हमारा कैश का इनफ्लो हुआ, तो कैसे कैसे हुआ? तो कैश को छोड़ करके बाकी सारी आइटम, एक एक आइटम को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, और ये जानेंगे कि ये 2,000 रुपीज जो है हमारा कैसे इनफ्लो हुआ।
तो इसको जानने के लिए हम जो है ये जो इनकम स्टेटमेंट है एंड बैलेंस शीट्स है, इसमें जो आइटम्स दी होती है उनको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए हम जो है 3 एक्टिविटीज हैं। तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग, और दूसरी है आपके पास इन्वेस्टिंग, तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट्स है, इनको हम कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं? 3। तो एक्टिविटी, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है? तो इसमें हमारे आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक या ऑपरेटिंग लॉस तक। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ है। अगर ऑपरेटिंग लॉस आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। ठीक है। और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अर्थात जो बिजनेस के बाहर होते हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड जो हम चलते हैं। ये सारे के सारे मेथड जो है आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हैं। तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूं। तो इनकम स्टेटमेंट से क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अगर आपके निकल रहे हैं तो इसका मतलब इनफ्लो, और अगर ऑपरेटिंग लॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आउटफ्लो। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट्स में जो हमारे पास, यहां मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटीज में क्या क्या आता है आपके पास? पहले शेयर कैपिटल आती है, डिवेंचर आते हैं, लोन आता है, इसके बाद करंट लायबिलिटीज मतलब आपकी जो है वो आती हैं। इसके साथ साथ एसेट्स में जो है आपकी फिक्स्ड एसेट्स आती है और आपके पास जो है करंट एसेट्स आती है। ये मैं आपको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये बता रहा हूं। तो आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट का बता दिया। इनकम स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक मतलब जो है हम जो है निकालेंगे एक डायरेक्ट मेथड से, एक किससे निकालेंगे, इनडायरेक्ट से। तो ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने ये समझना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आ रहा है तो हमारे पास क्या हुआ है, कैश इनफ्लो। ऑपरेटिंग लॉस आया तो कैश क्या हो गया, आउटफ्लो आ गया। इसके साथ साथ जो करंट लायबिलिटीज है और जो करंट एसेट्स है उसको भी हम कहां बताएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये भी हमारी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आती है, क्योंकि जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है वो भी ऑपरेशन में लगी हुई है, वो भी बिजनेस में क्या कर रही है, ऑपरेट मतलब जिसमें हो रही है, व्यवसाय का संचालन कर रही है। ठीक है। और आपको मैं यहां बताता हूं कि अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो। और अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है। और अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो आपको एक ये भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट बात बताई। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए इसका मतलब जो है हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है, अगर लॉस हुए तो कैश आउटफ्लो। इसके साथ साथ करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स भी आ जाएंगी। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज, तो कैश का इनफ्लो, अदरवाइज आउटफ्लो। और एसेट्स अगर हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आउटफ्लो, अदरवाइज क्या हो रहा है, इनफ्लो। तो आपको बता दिया। अब आ जाती है सेकंड जो एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। इसके साथ साथ यहां मैं लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी।
ठीक, तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है, जैसे आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिया हुआ है, ये सारी की सारी जो है आपकी फिक्स्ड एसेट्स यहाँ आ जाएंगी। और इसके साथ साथ कहीं आपने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, डिवेंचर्स में या बैंक में इन्वेस्ट किया, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी यहाँ आ जाएगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में और जैसे जो है ऐसे सिंपल बैंक में या शेयर्स में किया हुआ है, तो वहां से इन्वेस्टमेंट के बदले अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है। क्योंकि डिविडेंड का मिलना या इंटरेस्ट का मिलना, इसका मतलब आपने कहीं क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको बता दिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। इसके साथ साथ जो आपके शेयर्स कैपिटल है और जो आपके डिवेंचर्स हैं या आपने जो लोन लिया हुआ है, वो आपका कहां पर आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्योंकि ये बिजनेस को क्या कर रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं। तो बिजनेस में फाइनेंस कौन कौन देता है, एक देते हैं ओनर, ठीक है। तो ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो शेयर्स कैपिटल आपको पता है एक इक्विटी भी होती है, एक प्रेफरेंस भी होती है। तो शेयर्स कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस यहाँ आएंगी। जितने डिवेंचर इशू किए होंगे वो यहाँ आएगा, और अगर लोन लिए हैं वो भी यहाँ आएंगे, अगर अपने बॉन्ड जारी किए वो भी किस में आएंगे, फाइनेंसिंग में। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है, जैसे शेयर्स कैपिटल बढ़ रही है, पहले हमारे पास 1 लाख की थी, फिर 1,15,000 की हो गई, तो बढ़ी, इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ, अदरवाइज क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो। ठीक है, तो आपको क्या किया, ये मैंने थोड़ा जैसे जैसे बताया कि सबसे पहले बताया आपको मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश में क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो आता है। और स्टेटमेंट में जिस डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। तो ये पूरा क्या हुआ, जो कैश के आने और जाने को क्या कर रही है, बता रही है, इनफ्लो और आउटफ्लो को कर रही है, बता रही है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनती है, ये बनती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3rd है रिवाइज, उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो इसको बनाने के कितने मेथड्स हैं वो मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जानते क्या हैं, हम जानेंगे कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस दिया रहता है हमारे पास, ओपनिंग और जो क्लोजिंग दिया रहता है, उनका जो हम वेरिएशन निकालते हैं। कि जैसे हमारे पास ये दिया था 2020 में, अब 2021 में हमारे को दिया है 12,000। तो ये जो 2,000 रुपीज जो इनफ्लो हुआ वो कैसे कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम जो है सारे जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो उसको करते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड। तो जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो कितनी होती है, 3। एक होती है ऑपरेटिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग, एक होती है फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, तो उसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन में लगी हुई है या बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी हुई होती है। ठीक है, तो सारी की सारी हम जो है इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मतलब आपको मैंने सिंपल जैसा बता दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो उसमें हम सारी की सारी डायरेक्ट इनकम भी ले लेंगे, और जो हमारे डायरेक्ट जो और इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं उनको भी हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिटेल में। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट से हमने क्या किया, सारे के सारे एक्सपेंसेस ले लिए, और जो हमारी डायरेक्ट इनकम थी सेल वो हमने ले ली, और हमारे पास क्या निकल गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकले या ऑपरेटिंग लॉस निकले। अगर प्रॉफिट निकलेंगे इसका मतलब हमारे पास कैश का इनफ्लो, अदरवाइज क्या है, कैश का आउटफ्लो। इसके साथ साथ फिर बैलेंस शीट से हम क्या क्या उठाएंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये भी बिजनेस के ऑपरेशन में लगी हुई होती है, बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी होती है। तो इसलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को भी हम कहाँ बताते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताते हैं। ठीक है, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आपको बोला इनफ्लो हो रहा है, कम हो रही है तो आउटफ्लो, और एसेट्स बढ़ रही है तो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, अगर कम हो रही है तो इनफ्लो हो रहा है। इसके बाद सेकंड जो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हम ले लेते हैं जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो, और जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो।
और फिर उन इन्वेस्टमेंट से जो हमारे को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताएंगे। अब एक और बात जो आपको बताई मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो लोन है, बॉन्ड है, डिवेंचर है, वो सारे के सारे आएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर डिविडेंड पेड है या इंटरेस्ट पेड है तो वो आपका किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि अब जो फाइनेंसिंग है, जैसे हमारे को प्रेफरेंस शेयर ने दिया है, इक्विटी शेयर ने दिया है, अब हम उनको क्या कर रहे हैं, डिविडेंड बांट रहे हैं। तो डिविडेंड किसके कारण बांट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को फाइनेंसिंग किया हुआ है, बिजनेस को उन्होंने फाइनेंस दिया हुआ है। और इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट किसको पेड करेंगे हम, जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको करेंगे हम पेड, और जहां से हमने लोन लिया उनको क्या करेंगे, हम पेड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म में इनको आपने ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड पेड है और इंटरेस्ट पेड है वो यहाँ आएगा, और डिविडेंड रिसीव्ड है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो यहाँ आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ हमने इन्वेस्ट किया है तो हमारे को मिलेगा, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।